नाज़रीन इकराम, मैं आपसे हल्फ़न कहता हूँ, जो कुछ कहूँगा अपनी इस धरती माँ और अपने जैसे 24 या 26 करोड़ ग़ुलामों की बेहतरी भलाई के लिए कहूँगा। बाकी मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि मेरा जीना मरना इस धरती के लिए है और मेरा इस धरती के अलावा दुनिया में और कोई ठिकाना नहीं। मुझे ये मक्के मदीने से भी अज़ीज़ है, लेकिन ये मैं कभी नहीं कर सकता कि मैं जो हम पे काबिज़ हैं, गासिब हैं 76 साल से, उनका दिया हुआ सच या हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान का दिया हुआ सच जो कि झूठ पे मबनी है, मैं उसकी जगाली करूं। मैं कोशिश करूंगा अपनी ईमानदारी दयानतदारी से आपसे गुफ्तगू करने की, तो मेरे साथ रहिए। ये वीडियो अपने महबूब वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब के आज के खिताब के जवाब में मजबूरन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत से फरमूदात फरमाए हैं, तो जिन पे बाद में बात करते हैं। इससे कबल आपको बता दूं कि मैंने तारीख पढ़ी नहीं, मैंने तारीख खुद अपनी आंखों से देखी है। तो मैं उस दिन भी बहुत रोया था, आज से 52 ईयर्स पहले, 52 साल पहले, जब मेरा आधा मुल्क मुझसे जुदा हो गया था, मेरा आधा वजूद कट गया था। दूसरी हकीकत आपको ये बताऊं, रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जो कुछ मैं जानता हूं, मेरी जैसी मालूमात हैं, मैं उनके मुताबिक आपको बता रहा हूं कि दुनिया में 20वीं सदी में 2 रियासतें कायम हुई मज़हब के नाम के, नज़रियात के नाम पे, जिनको मज़हब का, नज़रिए का तड़का लगाया गया। वो एक इसराइल है, दूसरी पाकिस्तान है। और रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मैं अपनी जैसी भी मेरी मालूमात है उनके मुताबिक आपको बता रहा हूँ, खुदा को गवाह बना के, कि दोनों का खालिक एक ही है, साम्राज्य। उसने अपनी मुस्तकबिल की ज़रूरतों के लिए ये दोनों रियासतें कायम की थी। पाकिस्तान को तो खुसूसन बिलखसूस कम्युनिज़्म को रोकने के लिए बफर स्टेट के तौर पर उन्होंने कायम किया था। और आपको अर्ज़ कर दूँ, जिनको हम गद्दार कहते हैं, वो तमाम मुसलमान मेरे लिए काबिल फ़ख्र हैं, जो जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी इज़्ज़तें लुटा दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने माल कुर्बान कर दिया, सारी उम्र जेलों में काटी। जिनमें एक हमारे बाचा खान अब्दुल गफ़ार खान थे, जो जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला से भी ज़्यादा जेल में रहे। वो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, तक़सीम की जंग नहीं। तक़सीम तो कुछ मफाद परस्त चाहते थे या अंग्रेज़ चाहता था। तो उनको हम आज गद्दार कहते हैं, जो सिर्फ आज़ादी मांग रहे थे। अगर हम आज़ाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुश्तरका होते, तो जितना मुस्लिम वोट है, हिंदू कभी भी हम पे काबिज़ नहीं हो सकता था वोट के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए, ना वो हमसे लड़ सकता था। 1000 साल हमने हिंदू से जंग लड़ी है, हिंदू ने कभी हमसे जंग नहीं लड़ी। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं। भी कोई मेरा खाकी या सफ़ेद पोश मेरा भाई, मेरा बच्चा शहीद होता है, तो रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जितनी मुझे तकलीफ़ होती है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि जो हम पे काबिज़ गासिब हैं, ये अनवारुल हक काकड़ जैसे, ये गुलामों का ये एक अदना पुतली है, इसकी तो हैसियत नहीं अपना खुद को वज़ीर आज़म भी कह सके, जिनका ये नौकरी कर रहा है उनके इजाज़त के बगैर। तो मैं अर्ज़ कर दूं, इसकी वजह यह है कि जब मेरा एक भी खाकी पोश शहीद नहीं हुआ था पाकिस्तान के लिए, उस वक्त मेरा बाप, मेरा बुजुर्ग या मेरा भाई या मेरा बेटा कोई पाकिस्तान के लिए शहीद नहीं हुआ था। तब मेरे घर से 3 शहादतें हुई और हिंदुस्तान में हमें कोई किसी किस्म की परेशानी फ़िक्र नहीं थी बुनियादी ज़रूरियात की। लेकिन इधर आके मेरे ख़ानदान ने 3 साल गदागारी की, मांग के खाया, और वो ज़िल्लतें उठाई कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। लिहाजा जो कुछ मुझे इस धरती का एहसास है, वो किसी और को क्या हो सकता है, जो यहाँ से दौलतें लूट कर कुछ जरदारी जैसे दुबई में ले जाते हैं, कुछ गुजरातियों जैसे स्पेन में ले जाते हैं, कोई बारवे जैसे दुबई में ले जाते हैं, बेल्जियम में ले जाते हैं, कोई नवाज शरीफ जैसे लंदन में, अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं।
इनको पाकिस्तान की क्या कदर। इन चंद नाम नहाद जर्नैलों, जजों, ब्यूरोक्रेटों, वडेरों, जगीरदारों, सरमायादारों, मौलवियों, मलवटों, मीडिया जैसों को जो बिके हुए हैं, जो मफाद प्रस्त हैं, जो माल प्रस्त हैं, इनको पाकिस्तान की क्या कदर। पाकिस्तान की कदर हम ही जानते हैं, जो एक क़ायद आज़म के छोटे से वादे पे आए, यहाँ सब कुछ कुर्बान करके आए थे कि यहाँ हकूक़ होंगे, यहाँ शख्सी आज़ादी होगी, यहाँ अदल होगा, यहाँ इंसाफ होगा। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम के साथ धोखा हुआ, साफ धोखा हुआ। और इससे आगे अब गुफ्तगू करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में अरसा दराज से कुछ बागी किस्म के लोग, कुछ दहशतगर्द, कुछ अलहदगी पसंद तंजीमें अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। और वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान, मैं पंजाबी कहते हुए मुझे शर्म आती है क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, तो फिर भी पंजाबी बोलने वालों की शहादतें होती हैं, इनको नुकसान होता है। मैं तो क्या, ये वज़ीर आज़म काकड़ भी, मैं इसे चैलेंज करता हूँ, बलूचिस्तान के 80% रकबे पे ये नहीं जा सकेगा जब तक इसके लिए लाओ लश्कर नहीं होंगे, फौज के, पुलिस के, रेंजर के और तरह तरह के। तो 30% रकबे पे बमुश्किल पाकिस्तान की रेट कायम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और यहाँ ये काकड़ साहब राह को कह रहा है, उसे मुजरम ठहरा रहा है कि वो अलहदगी पसंदों की मदद कर रहा है, तो इसमें भी कोई शक नहीं। जब किसी से दुश्मनी हो तो दुश्मन से बेहतरी की तवक्का कहाँ, दुश्मन तो वो सब कुछ करेगा जो उसके अपने मफाद में हो। तो हमारे किसने हाथ रोके हैं कि हम हिंदुस्तान की शमाल मशरकी रियासतों में वो कुछ ना करें जो यहाँ सब कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, या हमें किसने रोका है कि हम खालिस्तानियों की मदद ना करें। तो ये यहाँ तक बात थी। बाकी मुझे कहने में बहुत बहुत दुख हो रहा है कि अनवारुल हक काकड़ इतने ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठकर भी बातों को तरोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इसका क्या है, अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, इस धरती पे मुश्किल वक्त आया तो ये ज़ोब से बाढ़ के दूसरी तरफ चला जाएगा, ये अफगानिस्तान में चला जाएगा। मैं तो अब हिंदुस्तान नहीं जा सकता वापस, मुझे तो कभी वो कबूल नहीं करेंगे। तो हुजूरे वाला, मेरा काकड़ साहब से एक सवाल है कि बलोचों को कुरान पाक पे हल्फ देकर अयूब खां और सिकंदर मिर्जा ने जब उतारा था पहाड़ों से, उनकी मज़ाहमत ख़त्म करवाने में कि हम आपसे गुफ्तगू शरीक करते हैं, उन सबको फिर फांसी की सजाएं दी गई, उनको कत्ले आम किया गया। तब कौन सी राह उनके पीछे थी, तब कौन सा वो अलहदगी का मुतालबा कर रहे थे। तो बलोचों के साथ हमेशा ज्यादती हुई, पश्तूनों के साथ भी हुई, इसमें तो कुछ दो राय नहीं। लेकिन एक गड़बड़ हम बात कर देते हैं, जो बलोच सरदार है वो घटिया इंसान अपने मफाद के लिए बलोचों की महरूमी का रोना रोता है। और खुदा की कसम, जितना एक बलोच आम बलोच महरूम है, जितना आम सिंधी महरूम है, उतने ही आम पंजाबी भी महरूम है, उतना ही पंजाबी भी मजलूम है। ये हम तबकाती तफरीक का शिकार हैं। यहाँ कोई पंजाबी बलोच सिंधी का मसला नहीं। एक तरफ हम 24 करोड़ भेड़ बकरियां हैं, एक तरफ ये 5, 7, 10 हज़ार दरिंदे हैं जो 76 साल पे हमारी शारक पे दांत गाड़े हुए हैं और हमारा खून पी रहे हैं। तो सवाल करता चलूं कि अगर इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, कत्लो गारत हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, तो 76 साल हो चुके हैं ये सिलसिला शुरू हुए। इन सबको रोकना किसका काम था? मेरा काम था, आम पाकिस्तानी का काम था। जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये आपका काम था। आप सेंटर भी रहे हैं, हमेशा ज़ुम्मेदार उहदों को एंजॉय करते रहे हैं, तो ये तो रियासत का काम था। तो रियासत क्यों ना अब तक रोक सकी? चलो ये तो छोड़ें, ये बताएं MQM का अफरियत जो उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, अरबों डॉलर का कराची में नुकसान पहुंचाया, जो सिपाही सहाबा ने पहुंचाया, ये अफरियत किसने बनाए थे? क्या ये भी राह ने बनाए थे, CIA ने बनाए थे? ये तो हमें इस बात का जवाब दे दें। चलो ये छोड़ें, हम वहाँ बलूचिस्तान में तो सबको पता नहीं जा सकते। आप मुझे यहाँ जो डाकू हैं सिंध के किनारे, उनकी अमलदारी में जाकर बता दें, मैं आपको मान जाऊं।
یہ لکڑی کا بندر جو ہمارا آئی جی ہے پنجاب کا، اس نے ہمارا جینا تو دو بار کر رکھا ہے. وہاں چند ڈاکو تو ان کے قابو نہیں آ رہے، ریاست کے قابو. کیا وہ بھی ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اور کون چاہتا ہے کہ یہاں ڈاکو ہوں؟ چلو وہ تو چھوڑو، جو ڈاکو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کر رہے ہیں، سرکاری ڈاکو وردیوں میں، جو کچھ میرے لیے قابل صد احترام اپنا ریٹائرڈ چیف جسٹس ناسا جوید کی خوابگاہ توڑی گئی، یہ سرکاری ڈاکوؤں نے توڑی، وہ بھی دہشت گرد تھی. حضور والا آپ 1971 کا بتا کے ہمیں اس طرح کر رہے ہیں. 1971 میں کب مشرقی پاکستان چاہتا تھا علیحدہ ہو؟ کون چاہتا ہے جسے 100 روپیہ ملے وہ 50 روپے لے؟ تب بھی آپ جیسوں نے بے غیرتی کی، انہیں دیوار کے ساتھ لگایا، ان کے ساتھ ظلم کیا، جبر کیا، ان کا حق ضبط کیا، تو انہوں نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مار کے اپنی جان چھڑائی. اب بھی آپ وہی کھیل کھیل رہے ہیں. بلوچستان مان لیتے ہیں، آپ نے جیسا کہا مجھے بھی کچھ نہ کچھ پتا ہے، باقی جگہوں پہ بھی گریٹ گیم جاری ہے. تو کیا پاکستان میں یہ معصوم خواتین، یہ معصوم بچے، یہ سبھی وہی کچھ کر رہے ہیں؟ یہ بھی دہشت گرد ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، یہ بھی فائرنگ کر رہے ہیں؟ ہاں، مہرنگ بلوچ میری بیٹی، وہ جو ادھر احتجاج کرنے آئی تھی، اس کے ساتھ جو خواتین تھیں، میں مانتا ہوں کہ ان کے گھر والے خوش، میں چلو آپ کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں، مگر نہ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ دہشت گرد ہوں گے، انہوں نے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا ہوگا. تو کیا یہ کہاں کا دستور ہے کہ مجرم کے ایک گھر کا مجرم ہو تو اس گھر کے سب خاندان والوں کا جینا حرام کر دیا جائے؟ اگر یہی کلیہ نافذ کرنا ہے تو پھر میرے کزن، میرے لیے قابل صد احترام وہ عطا اللہ مینگل کے بیٹے اختر مینگل پہ وہ کلیہ لاگو کرو. اس کا بھائی علیحدگی پسند تنظیم چلا رہا ہے، اختر مینگل کو اٹھا لو، اسے ٹارچر کرو، اس کے ساتھ بربریت کرو، ظلم کی انتہا کرو، اس سے پوچھو تمہارا بھائی کہاں ہے. اور جب تک وہ اپنا بھائی نہ دے اس کو مت چھوڑو جو ہمارے ساتھ کر رہے ہو. ادھر کوئی مسجد سے جوتی چلا لے تو اس کے خاندان والوں کا آپ جینا حرام کر دیتے ہیں. چلو وہ بگٹی کے خاندانوں والوں کو کر دیتے، وہ بھی تو برہمداد بگٹی وہاں ہے، اس کے خاندان والوں پہ وہی ظلم کرو جو عثمان ڈار کی والدہ پہ کر رہے ہو. جو یہ میرا ان سے کبھی اتفاق نہیں ہوا، گجرات کے پرویز الہی اور شجاعت الہی، جو میری قابل صد احترام میری بہن، وہ پاکستانی اسٹیفن ہاکنگ شجاعت کی بہن ہے، مونس الہی کی والدہ ہیں اور پرویز الہی صاحب کی بیگم ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہو وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود میں نہایت ادب سے عرض کر دوں، نیا 1971 کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمیں یہ دھرتی عزیز ہے، ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں. نہ آپ کی طرح میں افغانستان جا سکتا ہوں، نہ ہم دبئی یا کہیں اور جا سکتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ جو بھی طاقتور ریٹائر ہوتا ہے وہ امریکہ کا ویزا لے کے اپنے خاندان کے ساتھ وہاں کیوں سیٹل ہو جاتا ہے، یا مغرب میں کیوں سیٹل ہو جاتا ہے؟ رب العزت کی قسم، پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں باہر سے. پاکستان کو جتنا خطرہ ہے، پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے، پاکستان کے اندر طاقتور درندوں سے خطرہ ہے، جن میں چند جرنیل، چند جج، بے شمار سیاستدان، بے شمار بیوروکریٹ، سنتکار، سرمایہ دار، دین فروش، ضمیر فروش میڈیا، یہ سب شامل ہیں. پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے. آپ ہمیں پھر ایک بار دیوار سے لگا رہے ہیں، قسطوں سے کھیر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا. جلد یا بدیر ہمارے ہاتھ آپ کے گریبانوں تک پہنچیں گے اگر آپ اس ظلم سے باز نہ آئے تو. میں چند تصاویر آپ کو دکھا رہا ہوں. پہلے تو میرے بچے جھوٹ سمجھتے تھے، جو کچھ مشرقی پاکستان میں گنونا گندا گلیز کھیل کھیلا گیا، لیکن یہ تصویریں دیکھیں، یہ پاکستان کی ہیں، پنجاب کی ہیں، اسلام آباد کی، لاہور کی. تو یہ تصویریں دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ پاکستان کو توڑنے کی کون کوشش کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. یہ تصویریں آپ دیکھیں، اگر پھر ممکن ہوا تو بات کریں گے. محترم کاکڑ صاحب سے آخری سوال ہے کہ 2022 سے رجیم چینج کے نام پہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ عموماً اور آپ کی موجودگی اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی موجودگی میں
जो कुछ इलेक्शन के नाम पे हो रहा है, खुदा को गवाह बना के बताओ, अपने बच्चों की कसम उठा के बताओ, क्या ये पाकिस्तान जोड़ने के लिए सब कुछ हो रहा है या पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हो रहा है? ये कौन सा आइन कानून है कि कागजात नामजदगी इलेक्शन के लिए जमा करवाने वालों को अगवा कर लिया जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए, उनसे कागजात छीन लिए जाएं, हत्ता कि बूढ़ी ज़ईफ़ ख़वातीन से भी कागजात छीन लिए जाएं, और फिर इतनी तादाद में इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए एक पार्टी को उनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाएं, उनको नाअहल करार दे दिया जाए। सॉरी काकड़ साहब, चलते चलते बता दीजिए कि ये पाकिस्तान को आप जोड़ने का बंदोबस्त कर रहे हैं या तोड़ने का कर रहे हैं। और जब 1971 में भी आपने यही कुछ किया था कि एक अक्सरीती पार्टी को और पाकिस्तान की अक्सरियत को दीवार से लगाया था। तब आपने 55% आबादी को दीवार से लगाया था, अब आप 80% आबादी को दीवार से लगा रहे हैं और तड़ियाँ लगा रहे हैं कि जिसने जो करना है कर लो। हम हकूक़ की बात कर रहे हैं, हम शख्सी आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म, जबर, दरिंदगी का राज है। तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है ये मेरी आखिरी वीडियो और इसके बाद आप मुझे अरशद शरीफ शहीद की तरह, इमरान रजाद की तरह मेरे साथ कुछ सलूक करें, तो मुझे उससे कोई परवाह नहीं। मुझे ये धरती अजीज़ है, मुझे अपने जैसे गुलाम अजीज़ हैं। मेरा आप जैसे गुलाम लोगों से 2 टके की पपट पुतलियों से क्या लेना देना। इसके साथ ही याद दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुहिब्बे वतन 24 करोड़ गुलाम जिंदाबाद, बदमाशिया मुर्दाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।